गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है वाष्पोत्सर्जन बताया गया था कि वाष्पोत्सर्जन देखिए पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाना, वह क्रिया आपकी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्योंकि पौधे केवल 2% जल का उपयोग करते हैं, शेष 98% जल वातावरण में वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। लेकिन ये जल आपको बताया गया था कि वाष्पोत्सर्जन अधिकांशतः रंध्रों द्वारा होता है। 3 प्रकार बताए गए थे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय और उपकक्षीय। लेकिन यहाँ पर आपको जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है सबसे ज़्यादा रंध्रों द्वारा होती है, क्योंकि 90% जो वाष्पोत्सर्जन है, जल का वाष्प बाहर निकलता है, वो रंध्र द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आता है कि रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए यहाँ पर जो रंध्र है, पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। रंध्र जो है 2 रक्षक कोशिकाओं से घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है। उसके चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं, उसमें एक केंद्रक होता है और हरितलवक भी पाया जाता है। क्योंकि पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र हैं, उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी होता है, उन्हीं के द्वारा अनावश्यक जल पौधों के शरीर से बाहर निकलता है। तो रंध्र है क्या, पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्र 2 सेम की आकार की 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं या गॉर्ड सेल्स भी बोलते हैं। और उसके चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक केंद्रक होता है, हरितलवक भी होता है। ये काम इनका रंध्र का होता है। रंध्र खुलते और कैसे और बंद होते हैं, तो रंध्र रात दिन के समय क्योंकि प्रकाश उपस्थित होता है तो माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे परासरण दाब जो है क्या होता है, अधिक हो जाता है। परासरण दाब अधिक हो जाने से वो स्फीत अवस्था में आ जाते हैं और रंध्र खुल जाते हैं। तो दिन में रंध्र खुले होते हैं। इसी प्रकार रात्रि में क्या होता है, प्रकाश होता नहीं है, जिसके कारण माध्यम क्षारीय हो जाता है और परासरण दाब कम हो जाता है। जब परासरण दाब कम हो जाता है तो वो जो है श्लथ अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण रंध्र खुल जाते हैं। तो दिन के समय रंध्र खुले होते हैं और रात्रि के समय रंध्र बंद होते हैं। उनकी संरचना इस प्रकार होती है कि इस प्रकार ये आपके 2 गॉर्ड सेल्स हैं, ये रक्षक कोशिकाएं हैं, उनमें एक केंद्रक है और ये चारों ओर हरितलवक पाया जाता है। इस प्रकार ठीक है। इसके चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं, इस प्रकार ये सहायक कोशिकाएं एक दूसरे से कनेक्टिव होती हैं और इनमें अन्य संरचनाएं भी पाई जाती हैं। तो ये आपका देखिए 2 प्रकार के रंध्र होते हैं। ये आपका खुला स्टोमेटा है और बंद एक रंध्र बनाएंगे जिसमें ये पूर्ण रूप से बंद होगा। इस प्रकार दोनों संरचनाएं एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें ये पूरा बंद है, ठीक है, और इसमें भी सहायक कोशिकाएं इस प्रकार होती हैं ये, और इस प्रकार जो है जुड़ी होती है सेल्स द्वारा। तो ये जो है आपका जो स्टोमेटा बना, ये स्टोमेटा क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। देखिए यहाँ ये जो सूक्ष्म छिद्र है, इसी के द्वारा जो है आपके जो वाष्प के रूप में या गैसों के कण हैं वो आदान प्रदान उसमें होता है। ये बंद है। तो दिन के समय स्टोमेटा की स्थिति ऐसी होती है और रात्रि के समय स्टोमेटा की स्थिति ऐसी होती है। इसको हम ओपन स्टोमेटा बोलते हैं और इसको हम क्लोज स्टोमेटा बोलते हैं, क्लोज स्टोमेटा बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है रंध्र के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो स्फीत और श्लथ अवस्था के कारण होती है। जब परासरण दाब अधिक होगा तो वो स्फीत अवस्था में आ जाएंगे, यानी फूल जाएंगे और रंध्र खुल जाएंगे। और जब वो श्लथ अवस्था में आएगा तो रंध्र क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, जिससे रंध्र बंद मतलब जो है वो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
तो रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को यहाँ पर बताया गया है आपको। फिर इसके बाद देखिए इस चैप्टर में आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी जितनी भी जैविक क्रियाएं हुई हैं, पोषण है, पाचन है, श्वसन है और परिसंचरण है, फिर इसके बाद उत्सर्जन और आपका ये वाष्पोत्सर्जन पौधों में भी हो गया, तो इनके बारे में बताया गया है। इनके कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बीच में आपको दिए गए थे, क्योंकि दो चीज़ें पोषण और श्वसन बताने के बाद वो क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद परिवहन और उत्सर्जन से संबंधित क्वेश्चन आपको अब दिए जाएंगे। तो उसमें जैसे आपको जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है इसी संबंधित कि रंध्र में कितनी प्रकार की गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, कितनी रक्षक कोशिकाओं की संख्या होती है। तो दो होते हैं गार्ड सेल्स, ये देखिए एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, ठीक है। तो रंध्र में रक्षक कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि संवहन तंत्र के मतलब घटक कौन कौन से होते हैं, मतलब वहन तंत्र के, रक्त के वहन तंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं। तो रक्त के वहन तंत्र में 3 चीजें होती हैं, एक होता है हार्ट, दूसरा होता है रक्त और तीसरा होता है रक्त वाहिकाएं या नलिकाएं। तो जो आपका हार्ट है ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को मतलब जो है, क्योंकि ये हार्ट का काम है जो शुद्ध रक्त है उसको हृदय पर लाना और अशुद्ध रक्त को, क्योंकि हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर पर जाता है, पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो फिर हार्ट पे आता है। तो रक्त के परिवहन में ये सहायता करता है, क्योंकि दोहरा प्रकार का परिसंचरण होता है, तो हार्ट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी ऑक्सीजनित रक्त को हृदय पर लाता है और ऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर पर पहुंचाता है, उसके कार्य भी हो गए। इसके बाद रक्त है, तो रक्त में रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, देखिए ये आपको मालूम है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त में जो है क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो रक्त का कार्य है कि वो रक्त परिवहन में मतलब ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करना या पोषक पदार्थों को शरीर में पहुंचाना। फिर इसके बाद आता है रक्तवाहिकाएं। तो रक्तवाहिकाओं का काम है कि जो ब्लड सेल्स हैं उनमें क्या है, विभिन्न रक्त कोशिकाओं का जाल होता है जो गैसों के आदान प्रदान या रक्त व लसिका के पदार्थों रक्त और लसिका को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं, क्योंकि वाहिनियां भी आपको बताई गई हैं कि धमनी, शिराएं और रक्त केशिकाएं। धमनी क्या होती है, जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर पर ले जाती है, और शिराएं क्या होती हैं, जो पूरे शरीर को रक्त को हृदय पर वापस लाती हैं, वो शिराएं कहलाती हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है पल्मोनरी धमनी कहाँ खुलती है, फेफड़ों पर खुलती है। पल्मोनरी शिरा हृदय के किस भाग पर खुलती है, तो पल्मोनरी शिरा हृदय के बाएं अलिंद में खुलती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इनमें से जैसे एक आता है कि पौधों में पदार्थों का संवहन किस प्रकार होता है। तो पदार्थों में मतलब पौधों में पदार्थों का संवहन 2 रूपों में होता है, ये बताया गया है। एक जाइलम बताया गया है, एक फ्लोएम बताया गया है। जाइलम में क्या होता है, जल और खनिज का संवहन होता है, जो परासरण दाब के कारण मतलब उस पर एक दाब उत्पन्न होता है, मूल दाब, क्योंकि जड़ें मृदा से जल को एब्जॉर्ब करके मूल दाब के कारण पत्तियों तक पहुंचाता है। तो रसारोहण के द्वारा पौधों के शीर्ष भागों तक, पत्तियों तक जो जल पहुंचता है वो रसारोहण कहलाता है। तो जल व खनिज का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। इसके बाद खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो खाद्य पदार्थ आपको मालूम है कि भोजन का निर्माण पत्तियों पर होता है, पत्तियों से जड़ों पर आता है, जड़ों से भी पौधों के अन्य भागों पर पहुंचता है। इस प्रकार दोहरा प्रकार का मतलब 2 तरफा आपका परिसंचरण या परिवहन होता है खाद्य पदार्थों का। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, जल व खनिज का संवहन जाइलम द्वारा होता है। ये चीज आप अच्छी तरह से जानते हो। तो पदार्थों का, पौधों में पदार्थों का संवहन इस प्रकार होता है, किस प्रकार, जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। उनके आपको कार्यों को बताना। फिर इसके बाद इनमें एक क्वेश्चन आता है कि जो धमनी और शिरा, तो धमनी क्या होती है, मोटी होती है, शिराएं क्या होती है, पतली होती है। तो धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी होती है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार शिराओं में जो है क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता, अशुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त, क्योंकि फेफड़ों से जो आने वाली नलिका होती है उसको पल्मोनरी शिरा बोलते हैं, और जो फेफड़ों पे रक्त को ले जाती है उसको पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। फिर इसके बाद इसी संबंधित कई क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको इमेज में दिए गए हैं, उनको आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है।
इसके बाद आपको कुछ जो NCERT के क्वेश्चन हैं, जैसे कि कूपिकाओं और वृक्क की नलिकाओं में अंतर क्या है, तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कल बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।